मॉर्निंग मार्केट में पिछले 2 महीने में काफ़ी सेल ऑफ हुआ। एफआई की लगातार सेलिंग रही, प्लस अर्निंग सीजन काफ़ी वीक रहा। क्या काफ़ी हद तक अब वो प्राइस में है, जो करेक्शन होनी थी वो हो चुकी है, या अभी और यहाँ से करेक्शन का रिस्क रहेगा? नहीं, देखिए, वी हैव टू ऑलवेज बी ऑप्टिमिस्टिक। तो मेरे ख्याल से अगर आप उस तरीके का सोच रखते हैं तो मेरे ख्याल से जो भी टेक्निकल फैक्टर्स रहे कि एफपीआईज की सेलिंग रही, अर्निंग्स वीक रही, और हर सारे कारण हम निकालते हैं जिससे कि हम मार्केट मूवमेंट को एक्सप्लेन करेंगे। मगर देखिए, इन द एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट मनी इन इक्विटी मार्केट्स इज मेड इन द लॉन्ग रन। इसका मतलब ये रहा कि हमारे लिए हर समय कोई ना कोई ऐसा विषय जरूर आएगा जिससे कि मार्केट को इम्पैक्ट होगा और या तो ऊपर या नीचे रहेगा। मगर टू से दैट द वर्स्ट इज ओवर इज टू एंटिसिपेट और टू इमेजिन कि भाई हमको फ्यूचर समझ में आ रहा है कि कल कोई ऐसी घटना ना हो जिससे कि मार्केट में कुछ ना हो। मतलब वी कैनॉट रियली एस्टिमेट दैट। बट आई थिंक गिवन द स्केल ऑफ द एफपीआई सेलिंग सो फार, I would think that about 80-90% of the selling is over, because we can calculate that on the basis of their overall exposure to India. And by value, of course, सबसे ज़्यादा selling हो चुकी है. मगर by actual percentage, it may not be as high as when they sold out when it was 2008. तो मेरे ख्याल से ऐसी कोई पैनिक सिचुएशन है भी नहीं। शायद उनमें इमर्जिंग मार्केट फ्लोज की आउटफ्लोज को लेके इंडिया भी सेलिंग में आ गया था। मगर मेरे ख्याल से ये सारे टेम्पररी कॉजेज हैं, और हम आशा करते हैं कि शायद उनकी सेलिंग खत्म हो चुकी है। मीनवाइल निफ्टी ने क्रॉस किया 23,600। ध्यान रखिएगा 23,583 पर था 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज। तो अभी के लिए हम 200 डे मूविंग एवरेज पर वापस आए हैं, 200 डे मूविंग एवरेज पर ही ट्रेड कर रहे हैं। अब इंटरेस्टिंग होगा इसके ऊपर टिके या नहीं। बैंक निफ्टी भी 570 पॉइंट ऊपर। तुषार जी, एक स्पेस जिसने बहुत पेन दी है मार्केट को वो है कंजम्पशन, क्योंकि कंजम्पशन के नंबर्स बहुत ही ख़राब रहे, काफ़ी एक्सीडेंट्स भी हुए इस क्वार्टर में। इसकी क्या वजह है और क्या ये एक अपॉर्चुनिटी है, या आपको लगता है कि इन कंपनीज़ के अब वैल्यूएशन मल्टीपल्स जो हैं वो रीसेट होंगे? देखिए, मार्केट अपने फ्यूचर का संकेत देता है भाव में। मतलब ऐसा हमको बिल्कुल सोचना नहीं चाहिए कि ये बिल्कुल सबसे अच्छी बात है। मगर जो बुरे न्यूज़ शायद अगले आने वाले हैं, यू हैव टू जक्सटपोज दैट टू से कि भाई, इफ कंजम्पशन इज रियली फॉलिंग ऑफ अ क्लिफ, देन डू द प्राइसेस टुडे जस्टिफाई परचेज so that we can make the upside. So one has to be careful in terms of how one looks at these signals. बट कंजम्पशन का देखिए ऐसा है कि अर्बन कंजम्पशन काफ़ी सॉफ्ट रहा है, और ये आज एक क्वार्टर की बात नहीं है, काफ़ी क्वार्टर से अर्बन कंजम्पशन इज गेटिंग सॉफ्टर। Other thing is, what multiple do you buy? मतलब most of these companies are now trading at multiples which are lower than their average. मगर average क्या था 2 साल का? 70 times, 80 times, 100 times। उनसे भी वो 80 टाइम्स, 70 टाइम्स, 65 टाइम्स वगैरह आ चुके हैं। तो ये इन्वेस्टर या निवेशक का नजरिया होगा जिससे कि वो अपने लिए समझ पाएगा कि शायद ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है खरीदने का। मगर उसके पीछे उसको एक अपेक्षा रखनी पड़ेगी कि वो शायद वापस वो 70, 100, 80 टाइम्स की मल्टीपल पे आगे जाके भी वो ट्रेड करे। तो अगर आपको लगता है कि ये री रेटिंग कंजम्पशन में शायद एक एवरेज रिडक्शन की शायद हो, तो शायद यहाँ से भी पैसा ना बने। मगर ऑलवेज इफ यू आर फियरिंग अ स्लो डाउन इन द इकोनॉमी, कंजम्पशन स्टॉक्स रियली डू वेल एंड दे हैव करेक्टेड फॉर सम टाइम। सो लॉजिक ऐसा ही बनता है कि शायद एक मौका इन्वेस्टर को जरूर मिला है कि जिससे कि वो ऐसे स्टॉक्स में जो बहुत ज़्यादा महंगे थे पहले, आज भी महंगे ही हैं मगर बहुत ज़्यादा महंगे से महंगे तक आ गए हैं, तो शायद एक मौका इन्वेस्टर्स को मिल भी सकता है। इन्वेस्टर्स आर यू शुड think about this a little more logically and in the long term before you make any choices. तुषार जी, आप लोगों ने क्या फुल एक्सीलेटर प्रेस किया है इस वक्त बैंक्स पे, वेदर इट्स पीएसयूज प्राइवेट, या फिर मैं अपने प्रश्न का दायरा थोड़ा और बढ़ा दूं तो जो लेंडिंग स्पेस है फाइनेंशियल स्पेस में भी, उस पर आपका ठीक क्या है? Yes, this is an interesting space. We are particularly very positive and constructive.
मुझे लगता है कि इंडिया को पहले अंडर बैंक्ड कहते थे। आज भी इफ यू लुक एट मोस्ट ऑफ द एरियाज वेयर रिक्वायर क्रेडिट, क्रेडिट वहां तक पहुंचता नहीं। तो मेरे ख्याल से हमने तो सिर्फ एक शुरुआत देखी है जहाँ पे इन एनबीएफसीज ने बहुत दूर दूर तक जाकर क्रेडिट की अवेलेबिलिटी दर्शाई है, और मेरे ख्याल से ये फर्स्ट स्टेप है। और जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, डेवलप्ड इकोनॉमी की बात करते हैं, तो हमारे सारे भारतवर्ष में जितने भी क्रेडिट के अभिलाषी हैं, जिनको क्रेडिट की ज़रूरत है, वहाँ तक पहुँचने का एक बहुत लंबा 2 3 5 साल का एक अरसा जाएगा, जब तक कि ये क्रेडिट की कंप्लीटनेस हमको दिखेगी नहीं। तो वी आर वेरी कंस्ट्रक्टिव, बट मैंने जैसे कहा कि ये 5 6 साल का एक बड़ा अरसा है जहाँ पे ये सिचुएशन या ये स्टोरी कंप्लीट होगी। तो मेरे ख्याल से करंटली बैंकिंग एनीवे इज एट अ डिस्काउंट कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द मार्केट। I think it is a reasonable case where their balance sheets are very clean. हमने कोई बड़ा क्रेडिट इवेंट अब तक देखा नहीं है। थोड़ा एट द मार्जिन हमने MFIs में देखा है लास्ट 2 3 क्वार्टर्स, बट आई थिंक दैट इज पार्ट ऑफ द गेम। एंड आई थिंक वंस यू लुक एट द मोर सिक्योर वेल कैपिटलाइज्ड बैंक्स, आई थिंक दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू स्टे इन्वेस्टेड for the very long term here, because ultimately banking is the fuel for our economic growth. Banking ही से सारा पैसा आता है जहाँ से हमारी economic growth possible होगी। तो मेरे ख्याल से betting on banks will be a kind of bet on the India story itself. तो we would remain very constructive on the banks. ओके अच्छा तुषार जी, अगर आप बीते 4 महीने को देखें तो ओवरऑल ये ऑटो के लिए काफ़ी पेनफुल रहे हैं, एंड स्पेशली फॉर द पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट, और इवन टू व्हीलर स्पेस में कुछ प्राइस डैमेजेस हुए हैं। हालांकि हीरो मोटोकॉर्प के सेल्स फिगर काफ़ी अच्छे खासे थे, नंबर्स अच्छे थे। आप कैसे रीड कर रहे हैं ऑटो को, एंड विद इन ऑटो अगर आपको चेस करना भी हो इस प्राइस पे कुछ, तो वो क्या होगा? दैट्स पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट, कॉमर्शियल या फिर टू व्हीलर स्पेस? देखिए, ऑटो स्पेस आप जब देखते हैं तो आपको एक इशू का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि वो सिक्लिकल स्टॉक है। सिक्लिकल मतलब इसकी एक साइकिल हो जाती है जहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इन्वेंट्री कम हो जाती है, वेटिंग पीरियड बहुत बढ़ जाता है, लोगों की डिमांड और भी बढ़ जाती है, क्योंकि उनको जैसे बुक करते हैं गाड़ियाँ मिलती नहीं है, 6 6 महीने की वेटिंग होती है। तो इसको हम पीक साइकिल कहते हैं। और उसके बाद में जब प्रोडक्शन आ जाता है, इन्वेंट्रीज धीरे धीरे बढ़ने लगती है, फिर आप देखते हैं कि ये साइकिल पीक होने के बाद नीचे घटने लगता है, जिससे कि हम इस बात को देखने लगते हैं कि इंटरेस्ट रेट्स और डिमांड जो है वो धीरे धीरे ऐसा बढ़ने लगता है जिससे कि डिस्काउंट्स दिखने लगते हैं ऑटो में, और डिमांड की कमतरता दिखने लगती है। तो ये डाउन साइकिल हो जाता है। तो मार्केट, जैसे मैंने कहा, ये संकेत देता है हमको जब प्राइसेस में, तो अगर प्राइसेस घटने लगी हैं ऑटो में, तो आपको इस साइकिल की जो जिसका विस्तार है, हाउ लॉन्ग दिस साइकिल इज गोइंग टू बी, वन हैज टू टेक लिटिल कॉग्निजेंस ऑफ दैट। If the cycle this lasts only for 6 months down or 1 year down, then the wait is much shorter. But if the cycle is a little bit longer, then it might take a little longer before you can start to see the upside after the drop in the price. तो मेरा कहने का इतना ही मतलब है कि ऑटो स्टॉक्स जैसे सिक्लिकल कंपनीज में हम जहां साइकिल में हैं उसको पहले से परखने की जरूरत है। और अगर साइकिल बहुत डीप है और जहां पर डिस्काउंट है, बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री है, डिमांड की कोई दूर दूर तक नज़र नहीं आता, उस समय ऑटो स्टॉक्स खरीदने का समय आता है। और उस समय से लेके आपकी जो रिटर्न वहाँ बनेगी, तो पूरा साइकिल अप साइकिल आप ढूंढ लेंगे। तो मेरे ख्याल से ऑटो अगर डाउन साइकिल में चले जा रहा है तो शायद इस डाउन साइकिल की शुरुआत है। वन शुड प्रोबेबली वेट एंड वॉच। ओके अच्छा, बिल्कुल एक और स्पेस जहां इस करेक्शन में भी लोगों ने पैसा सेव रखा वो है आईटी, और ख़ासतौर से मिड कैप आईटी। मिड कैप आईटी में स्टॉक्स अभी भी ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाइज पर हैं। ये क्या बता रहा है आपको, ये जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है? देखिए, मिड कैप आईटी इज़ अ लिटिल स्पेशल स्पेस। जब हम आईटी की बात करते हैं और आईटी सर्विसेज की बात करते हैं,
जेनेरिकली एज एन इंडिया एक्सपोर्ट हम ज़्यादातर लार्ज कैप आईटी की बात करते हैं, मगर मिड कैप आईटी काफ़ी एक स्पेशल केस है जहाँ पर सारी ये कंपनियां जो ऑपरेट करती हैं यहाँ पर उनकी कोई खास निश या कोई खास स्पेशलिटी होती है जिसके ऊपर उनकी पॉपुलैरिटी या स्टॉक प्राइसेस बढ़ती हैं घटती हैं। तो ऐसी कोई कंपनियां होती हैं जो ऑटोमेशन कार ऑटोमेशन में ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, 70-80% उनकी सर्विसेज उस सेक्टर को जाती हैं। तो हमें वो ग्लोबल ऑटो साइकिल ट्रेस करने की ज़रूरत है जिससे कि उसका डिमांड बढ़ता है और उसकी जो सर्विसेज है वो ज़्यादा सस्टेनेबल उस समय होती है। ऐसे आईटी कंपनीज, मिड कैप आईटी कंपनीज में स्पेशलिटी ऐसी भी होती है जो ज़्यादातर ट्रांसपोर्टेशन या टूरिज्म को सर्विस करने में निश अपना कायम रखती है। तो ऐसी कंपनियां जब भी टूरिज्म साइकिल अप एंड डाउन हो जाता है उसके तरीके से वो ऊपर नीचे चलता है। तो ऐसी जेनरिक बात मिड कैप आईटी की करना शायद थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि सारी कंपनियां जो हमारी मिड कैप आईटी की यूनिवर्स में है हर एक की कोई एक स्पेशलिटी है और इसके लिए मैं समझता हूँ कि मिड कैप आईटी को ज़्यादातर बॉटम अप देखने की ज़रूरत है और इनके जो ज़्यादातर डिमांड के ड्राइवर्स हैं उनको देखने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो मेरे ख्याल से इन एनी केस मिड कैप आईटी इज़ नाउ substantially more, I would say, expensive compared to the large caps. And that is indicative of growth in their particular niches. Now, we have to understand whether those growth factors continue forever or are they cyclical as well. So, I would think that ये ज़्यादातर बॉटम अप देखने की सेक्टर है और मिड कैप आईटी में ज़रूर फ़ायदा होता है मगर उसको भी एक ओवरऑल साइकिल के नज़रिए से देखने की ज़रूरत। अच्छा तुषार जी, आज सुबह से एक मुद्दे पे हम और बात कर रहे थे। मेरे ख्याल से जो स्टेट इलेक्शंस के रिजल्ट्स हैं जिसमें एनडीए को आई थिंक हरियाणा में जो जीत मिली उसके बाद अगर महाराष्ट्र में उनके नंबर्स फर्दर स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो सत्ता में एक बार फिर से आते हैं, एक प्राइस डैमेज जो जून से शुरू हुआ था इन पीएसयूज, इन डिफेंस, इन रेलवेज, क्या वो फिर स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो जाएगा? क्या वो स्पेस तब एक बार फिर से गौर फरमाने लायक होगा जो प्राइस डैमेज पिछले 4 महीने में हुए हैं उसको कंसिडर करते हुए? ये बड़ा ही दिलचस्प क्वेश्चन है क्योंकि 2 तरीके से मैं उसको आंसर करने की कोशिश करूंगा। एक तो ये है कि एक तो सेंट्रल पीएसयूज होते हैं जिनको सेंटर के जो पॉलिसीज होते हैं उससे उनको ज़्यादा इफेक्ट होता है और एक जो होते हैं वो स्टेट पीएसयूज होते हैं। तो आपने जब स्टेट इलेक्शंस की बात करी तो शायद स्टेट पीएसयूज को या जिस स्टेट में वो पीएसयू स्थित है उससे ज़्यादा उसका हालचाल रहेगा। मगर मेरे ख्याल से ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो एक लहर चली थी जहाँ पे पीएसयूज की बिल्कुल ही चीप वैल्यूएशंस को लेके हम एक री रेटिंग की साइकिल देख चुके हैं और री रेटिंग से लेके फिर वो एक्सपेंसिव रेटिंग तक गई है। और मेरे ख्याल से पब्लिक सेक्टर यूनिट जनरली आर इनटू मैन्युफैक्चरिंग इन लॉन्ग जेस्टेशन सर्विसेज एज वेल इफ दे आर नॉट यूटिलिटीज फॉर एग्जांपल। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा वहाँ पर ये भाव घटने के बाद भी इसमें बिल्कुल पूरी तरह से कूदने की कोई अपॉर्चुनिटी मुझे तो नहीं लगती। मेरे ख्याल से वैल्यूएशंस बहुत बढ़ चुके हैं और जब आप देखेंगे कि उनकी कंपैरिजन में इनकी अर्निंग्स ग्रोथ क्या है तो मोर और लेस अभी ये अर्निंग्स ग्रोथ स्टैंडर्ड रेट्स से आगे बढ़ेगी। मेरे ख्याल से जो बिल्कुल सडन इम्प्रूवमेंट था ऑर्डर्स की इनफ्लो से वो सारा अब वैल्यूएशन में आ चुका है और आगे हमारी जो ऑर्डर एक्रीशन होगी पीएसयूज की उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और जैसे कि आपने देखा है मोस्ट ऑफ द पीएसयूज क्लाइंट्स आर गवर्नमेंट्स देमसेल्फ और गवर्नमेंट जो कैपिटल एलोकेशन देते हैं उनके लिए तो ये इन्फिनिट कैपिटल एलोकेशन नहीं रह सकता। इसके लिए वो एक टेम्पर्ड ग्रोथ इसके आगे हमको बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से हमें वैल्यूएशंस की तरफ ज़्यादा तुषार जी बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। अब